गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ABFM मॉड्यूल बी टॉप MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आप लोग ज्वाइन करिए, तब तक मॉड्यूल बी के कुछ क्वेश्चंस टेक ओवर किए जाएं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स टू बी बेनिफिट ऑफ द टर्म लोन इज इनकरेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा टर्म लोन का बेनिफिट नहीं है, सवाल ये है सर। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, लगभग सभी लोग ज्वाइन कर लिए, आगे बढ़ेंगे। तो सर इसमें द इंटरेस्ट पेड बाय द बारोअर इज टैक्स डिडक्टेबल। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बारोअर द्वारा वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, यही तो बेनिफिट है लोन वगैरह लेने का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रणय सर नहीं, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। कोई नहीं, बख्शने वाले नहीं आप लोग मुझे, मैं जान रहा हूँ। आइए सर डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। ओके, यस आई एम हियर। कौन सा इनकरेक्ट है? तो भाई बारोअर रिटेन्स हिज शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। तो अगर आपने लोन लिया है तो जो बारोअर है, जिसने लोन लिया हुआ है, उसकी शेयर होल्डिंग्स और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट में कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना शेयर नहीं बेच रहा है, वो कोई इक्विटी नहीं दे रहा है। लोन लिया है, जो कुछ भी हमारा है वो हमारा रहेगा। तो ये बात जो है, यस इट इज करेक्ट। इंटरेस्ट पेड बाय बारोअर इज टैक्स डिडक्टेबल। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। कंपनीज विच मीडियम टू हैवी बारोइंग आर ऑलवेज रेटेड अबव द वन हैविंग नो आर लो बारोइंग। ये बात भी मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनियां जिनका मीडियम से हाई हैवी बारोइंग होती हैं उनको हमेशा अच्छा रेटिंग दिया जाता है देन की लो बारोइंग, क्योंकि बारोइंग कितनी है उसके आधार पर रेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, कास्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू लॉन्ग टर्म लोन इज लोअर देन इक्विटी कैपिटल। तो ये सही है, इक्विटी कैपिटल महंगी पड़ती है, टर्म लोन सस्ता पड़ता है, ये सही है। तो सर ये सही है सर्टेनली, ये सर्टेनली सही है। बी और सी में मुझे डाउट है भाई, जो है अब अपने पॉइंट्स आप रखें। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, आपके हिसाब से बताएं। बताएं, यह ABF का पूछा हुआ क्वेश्चन है। PDF शेयर हो गई है क्या किसी के साथ में? कैसे PDF पहुंच गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपकी PDF में सी आंसर है। जल्दी जल्दी तो सरकाया था मैंने। कोई नहीं। तो ठीक है सर, डिस्कस करते हैं। बी और सी दोनों में डाउट है। फिलहाल आंसर यहाँ सी दिया हुआ है, पर मुझे जो है बी में भी डाउट है भाई। ओके चलिए, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, मॉड्यूल बी में ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 आप देखेंगे एग्जाम में। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, बहुत सारे क्वेश्चंस यू मे गेट इन द एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मॉड्यूल बी में कोई चैप्टर अगर हावी होगा तो यही चैप्टर आपको वहाँ पर ज़्यादा दिखने वाला है सर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला EBIT अपान EBT होता है। सही है या गलत है? इफ़ नो फिक्स्ड इंटरेस्ट इज चार्ज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1 होता है। अगर बिजनेस ऑपरेटिंग है एट ब्रेक इवन लेवल तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अनडिफाइंड होता है। जब बिजनेस ऑपरेटिंग है बिलो ब्रेक इवन लेवल तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव होता है। तो सर यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला सर EBIT अपान EBT होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये सही है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, इफ़ नो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कोई लिया ही नहीं जाएगा, है ना, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्ट अगर कुछ रहेगा नहीं तो ये EBIT जो है EBT के बराबर हो जाएगा। भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
इंटरेस्ट जीरो तो इंटरेस्ट जीरो घटा देंगे तो ईबीटी हो जाएगा सर, ईबीटी अपान ईबीटी इक्वल टू 1 हो जाता है। तो वही बोला इसने कि भाई अगर फिक्स इंटरेस्ट नहीं नो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज तो ये 1 होता है। अगर ब्रेक इवन लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, इफ इट इज ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पर ऑपरेट करेगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो होगी फ्रेंड्स वो आपकी नील होगी। क्या होगी? नील होगी। अर्निंग बिफोर टैक्स नील होगी ब्रेक इवन पर। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, हमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हमारा कोई अर्निंग है ही नहीं। तो अगर सर कोई अर्निंग है ही नहीं हमारी, और इस फार्मूले में हम रखेंगे EBIT अपान अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये नील हो जाएगा। नील मतलब जीरो, तो अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, दैट इज अनडिफाइंड। ओके, अब बिजनेस इज ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन लेवल। अब अगर ब्रेक इवन लेवल से नीचे ऑपरेट कर रहा है तो क्या होता है सर? तो अगर ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट करेगा तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स की क्या स्थिति होगी बताएं? ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट कर रहा है यानी कि हम लॉस में चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, स्थिति निगेटिव रहने वाली है। और अगर नीचे निगेटिव है तो ओवरऑल जो है निगेटिव स्थिति बनेगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज पॉजिटिव नहीं होगा सर, ये निगेटिव होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निगेटिव होगा। सो डी इज रॉन्ग हियर। ओके, क्या गड़बड़ होगी सर? डी में गलत हो रखा है, बाकी सारी बातें अपने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव अप्लाइड द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ह्यूज कैश फ्लोज। तो आपने अप्लाई किया नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ताकि आप फिजिबिलिटी एक प्रोजेक्ट की ले सकें जिसमें ह्यूज कैश फ्लो है। जीडीपी ग्रोथ रेट इज फॉलिंग इन कंट्री एंड एआई इज डिस्ट्रक्टिंग लॉट द ट्रेडिशनल, मतलब एआई आ रहा है जिसकी वजह से बिजनेस परेशानी में है और जीडीपी भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही पूरी कंट्री की। हेंस योर बॉस हैज आस्क्ड यू टू बिल्ड इन द एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन। इसलिए आपके बॉस ने कहा है कि जो तुमने कैलकुलेशंस की है उसमें जो है रिस्क में एडजस्टमेंट करो और अनसर्टेनिटी भी शामिल करो कैलकुलेशंस में। ही वांट यू टू बिल्ड एन इन एज्यूमिंग ऑल द वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। और जब भी आप ये जो मतलब एनालिसिस करें या मॉडल बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि जितने भी वेरिएबल हैं सारे के सारे वेरिएबल सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर मूव करें। यानी अगर सब नीचे जा रहे हैं तो सबके सब नीचे वेरिएबल जाएंगे, सारे वेरिएबल ऊपर जा रहे हैं तो सब अच्छा ही हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन रखनी है। तो ऐसे में आप कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे? सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे, सिनारियो एनालिसिस करेंगे, सिमुलेशन एनालिसिस करेंगे या हिलर मॉडल अपनाएंगे इन दिस सिनारियो? बताएं सर। तो ये सर सिनारियो एनालिसिस की बात हो रही है। सिनारियो एनालिसिस में क्या होता है, ये जो यहाँ एक काम की लाइन है ना कि सारे वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, उसके बारे में बात हो। देखिए सिनारियो एनालिसिस क्या कहता है? सिनारियो एनालिसिस, दिस मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर स्टेप फॉरवर्ड कंपेयर टू द सेंसिटिविटी एनालिसिस वेयर ओनली वन वेरिएबल वाज चेंज एट ए टाइम। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो सिनारियो एनालिसिस होता है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस से एक स्टेप आगे है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में केवल एक ही वेरिएबल चेंज होता है। तो पहली बात कि सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो तो इस वजह से सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता है। जबकि यहाँ वो बोल रहा है ही वांट यू टू बिल्ड एज्यूमिंग ऑल द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। वो कह रहा है सारे वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। तो पहली बात ये कि भाई हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस यहाँ से फेल कर जाता है। उसके बाद में इन दिस मेथड यानी कि हम सिनारियो एनालिसिस में वन प्लान्स टू से 3 सिनारियो नेमली। तो यहाँ पर क्या प्लान होता है कि हम 3 सिनारियो देते हैं, एक एक्सपेक्टेड या नॉर्मल जिसे बोलते हैं, नॉर्मल या एक्सपेक्टेड, दूसरा ऑप्टिमिस्टिक और तीसरा पेसिमिस्टिक। ओके, ध्यान रखें मे भी एग्जाम में यही पूछ ले कि भाई सिनारियो एनालिसिस में 3 केसेस कौन कौन से, 3 सिनारियो कौन से होते हैं? तो नॉर्मल एंड आर एक्सपेक्टेड, नॉर्मल को एक्सपेक्टेड कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है? ऑल द वेरिएबल्स शो एक्सपेक्टेड वैल्यूज। नॉर्मल सिनारियो में सारे वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखाते हैं और बेस्ट वैल्यू जो है टेकन की जाती है ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू नॉर्मल सिनारियो में, बेस्ट वैल्यूज ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में, और पेसिमिस्टिक सिनारियो में हम वर्स्ट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, यानी कि पेसिमिस्टिक सिनारियो में क्या सारी वैल्यूज अच्छी, यानी सब कुछ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा करेगी, हमारा बिजनेस अच्छा करेगा, प्रॉफिट होगा, हर चीज़ अच्छी। और पेसिमिस्टिक सिनारियो सब कुछ वर्स है, इकोनॉमी भी गर्त में जा रही है,
हम भी गर्त में जा रहे हैं, पूरा देश गर्त में जा रहा है, लाइक दैट। ओके, वर्ष तो वही बोल रहे हैं, दस ऑल द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो इसमें क्या होता है कि सारे वेरिएबल सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर मूव करते हैं, किसमें सर, सिनारियो एनालिसिस में। ठीक है, उसी चीज को इन्होंने पूरी लंबी चौड़ी कहानी बना करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 10 हैं पूरे लेक्चर में ऐसे, ठीक है, जिसमें हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। विदाउट ऑप्शन है ये, विदाउट ऑप्शन है सर। फटाफट आंसर करिए फ्रेंड। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलने वाले हैं, मैं भी लगभग 10-12 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा है सर, ये 500 और 100 में नहीं आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग लाइक आएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या होता है बताइए। जैसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बराबर है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। तो ये होता है सर EBIT अपान EBT, बराबर है। फिर बाद में जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो EBIT से EBIT कैंसिल आउट होता है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में नीचे EBIT ऊपर कंट्रीब्यूशन बचता है, बराबर है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक इवन निकालने बैठे हुए हैं, ओके ओके, हाँ ब्रेक इवन नहीं निकालना है सर, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू होता है सर कंट्रीब्यूशन एंड वी विल डिवाइड दैट विथ EBIT। ओके, अब हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, कंट्रीब्यूशन के लिए हमें चाहिए होता है सर दो चीज़ें, सेल्स कितना किया है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो कितना बेचा है हमने, कंट्रीब्यूशन में निकाल रहा हूँ, ये सेल करी है 1250 यूनिट, 1250 यूनिट 200 के रेट से, तो ये हमारी सेल्स वैल्यू हो जाएगी। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, हैविंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़ में 1250 यूनिट हमने बेची हुई है। आप इसको जब मैनेज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए मेरे ख्याल से, और ये हो जाएगा 1,25,000 रुपये। अब घटा देंगे तो 1,25,000 रुपये बचा हमारा, दैट्स द कंट्रीब्यूशन, बराबर है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाएगा। अब EBIT कैसे निकलता है सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से फिक्स कास्ट घटा दीजिए, जितना भी कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से फिक्स कास्ट घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया है अभी 1,25,000। फिक्स कास्ट कितनी दे रखी है सर 50,000 की, इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 75,000, कितना आ गया 75,000 रुपये। अब यहाँ फार्मूले में रख दीजिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये आपका कितना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय दिस मच, फाइव डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 1.67 है ना, 1.67। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकाला है, तो हमें अर्निंग चाहिए इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले। तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे समझ लो कि भाई हमने कितने का बेचा सर, टोटल 2.5 लाख रुपए का सामान बेचा है, ठीक, कितने का 2.5 लाख रुपए का। उसमें से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी 1,25,000 रुपये लगी, और उसमें से हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी उसी चीज़ को बनाने में 50,000 रुपये लगी। तो कुल मिलाकर 2.5 लाख का बेचा और खर्चा हमारा 1,75,000 हो गया, तो जो बचा वो 75,000 रुपये फ्रेंड्स, ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ठीक है, समझने के लिए ऐसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो ध्यान रख लें ताकि आगे से गड़बड़ ना हो। सो आंसर इज 1.67 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर बोलता है कि जो है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक देना है, सो यू कैन आंसर इट। ओके, तो 1.67 इज आंसर। Under activity based costing, ABC method of costing, any factor that causes a change in the cost of activity is called। तो ABC मेथड जो होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड जो होता है, उसमें कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से एक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऐसे फैक्टर को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इसे सर कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं अपन, कॉस्ट ड्राइवर बोला जाता है। देखिए इसमें ABC मेथड में
कास्ट ऑब्जेक्ट होता है, कास्ट पूल होता है, कास्ट ड्राइवर होता है, ये टर्म्स होते हैं। इसमें कास्ट ड्राइवर, दिस इज एनी फैक्टर दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई ये ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से कास्ट ऑफ एक्टिविटी में चेंज आता है, तो कास्ट ड्राइवर कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाई प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इनमें से कौन से गुण हैं, क्वालिटी है जो दोनों में पाए जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी में भी और वेंचर कैपिटल में भी। इनमें से तो ये सर होता है बोथ इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट आर आइदर अनेबल आर येट नॉट येट इन रेडीनेस टू रेज फाइनेंस बाय वे ऑफ पब्लिक इशू। तो मतलब चाहे प्राइवेट इक्विटी हो चाहे वेंचर कैपिटल हो, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो पब्लिक इशू यानी कि शेयर मार्केट में अपना जो है पब्लिक ना जा करके पैसे लाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए फिजिक्स वाला अनअकैडमी जैसी भी संस्थाएं हो गई, तो जब तक ये इनका अपना खुद का शेयर मार्केट में शेयर नहीं आ गया उसके पहले इनको पैसे किसने दिए होंगे, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल से मिला रहा होगा, वही सर ये बातें कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, AA लिमिटेड वांट टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट ग्रोइंग मार्केट डिमांड। तो AA लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और ताकि मार्केट की डिमांड को पूरा कर सके। हाउएवर द कंपनी लैक्स द नेसेसरी कैपिटल टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी, फैक्ट्री एंड वर्कफोर्स एक्सपेंशन। लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई मशीनरी, फैक्ट्री और वर्कफोर्स हैंडल कर सके। ट्रेडिशनल फंडिंग मेथड सच एज इंटरनल रिजर्व्स आर नॉट जस्ट एडिक्वेट। मतलब जो पहले तरीके आते रहे हैं उसमें इंटरनल रिजर्व वगैरह भी इनके पास नहीं है कि जिससे बात बन सके। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी गिव आउट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द फंडिंग। अब जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है वो बताता है कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। द लोन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर एंड कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी यूज टू रीपे द लोन। तो इन्होंने कहा भाई कि हमको जो लोन चाहिए वो 7 वर्षों के लिए चाहिए और इसी लोन से जो पैसा जनरेट होगा उसी से हम पेमेंट करने वाले हैं। द कंपनी इज रेडी टू गिव इट्स टेंजिबल एसेट एज कोलेटरल। जो भी इनके पास में एसेट्स हैं टेंजिबल जिन्हें छुआ जा सकता है उसको बंधक के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर देने के लिए तैयार है। लोन शुड नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। लेकिन ये नहीं चाहते कि बाद में भविष्य में ये लोन जो है इक्विटी में बदल जाए, यानी हम कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। तो ऐसे में कौन सा लोन के मतलब कौन सा विकल्प, टर्म लोन सही रहेगा, बॉन्ड सही रहेगा, डिवेंचर सही रहेगा या वर्किंग कैपिटल लोन सही रहेगा? प्रज्वल सर थैंक यू। तो सर इनके लिए टर्म लोन बढ़िया है, 7 साल से कम के लिए है। ठीक है, कोलेटरल की भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है और इक्विटी में कन्वर्जन की भी स्थिति नहीं बनेगी। सो टर्म लोन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। आप देख पा रहे हैं मतलब इन्होंने कैसे मतलब जो है क्वेश्चन को डिजाइन कैसे कर रहे हैं। ये बात सिंपल सी पूछते हैं लेकिन ऐसा बढ़िया घुमा घुमा करके ये बात हुई वो बात हुई, तो फिर बताओ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करना है हमें। सर चैप्टर नंबर 8 है, पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मैंने ये सारे रिकॉर्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, सारे के सारे लगभग जो है रिकॉर्ड हैं, थोड़े बहुत छोड़ करके, और सब के सब पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चन से। और ज़्यादातर फोकस इनका जो है घूम टहल करके मैंने जो देखा है, दे आर डूइंग दिस 3 चीज़ें, डोलो, DFL और जो है एक और DCL। ठीक, ज़्यादातर जो है इनके बारे में इन्होंने बात की है। दिस इज चैप्टर नंबर 8 सर। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आप कैलकुलेट करिए, DCL हमें कैलकुलेट करना। तो पहले फार्मूला जानिए, फार्मूला याद है तो फिर बाकी कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है, EBIT अपान EBT, है ना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या होता है सर, कंट्रीब्यूशन अपान EBIT। मुझे ये वाला फार्मूला याद नहीं रहता है लेकिन मैं ये ध्यान रखता हूँ, तो इसी से मेरा काम EBIT CBIT कैंसिल होता है। कंट्रीब्यूशन जाता है सर ऊपर में और नीचे EBT बचता है। ओके,
तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन, याद रख सकते हैं बेहतर है, ना याद रख सके तो एक साथ तीनों फार्मूले हमने रिवाइज कर लिए, दैट इज आल्सो गुड। तो हमें सर कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कितने की सेल की है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही है। अब यहाँ सेल पूरी की पूरी 40 लाख लिखी हुई है तो हमारा काम आसान है, पर प्रोडक्ट लिखी होती तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी सर 15 लाख ये भी दिया हुआ है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया सर 25 लाख रुपए का, बराबर। कंट्रीब्यूशन कितना निकला है 25 लाख रुपए का। अब हमें चाहिए ईबीटी, तो ईबीटी डायरेक्ट नहीं निकलती, ईबीआईटी निकाल सकते हैं। ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, अब चाहे इसी कंट्रीब्यूशन में से आप जो ये फिक्स कॉस्ट है उसको घटा दो, चाहे ये कर लो, तो हमारा 25 लाख में से 4 लाख घट जाएगा तो आ जाएगा सर 21 लाख रुपए। कितना आ जाएगा सर ईबीआईटी 21 लाख रुपए आ गया। ईबीआईटी अगर निकला है तो ईबीटी कैसे निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दिया जाए बस। इंटरेस्ट कितना है सर, यहाँ दिया हुआ है कि हमने 5 लाख का कर्जा लिया, इसमें 9% का इंटरेस्ट रेट है, 5 लाख का 9% 45,000 हो जाएगा, तो 21 लाख माइनस 45,000 रुपीज़, 20 लाख 55,000 रुपीज़ हमारा आ जाएगा ये क्या सर, अर्निंग बिफोर टैक्स। उठा करके फार्मूले में आप रख दीजिए, हियर वी हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 25 लाख डिवाइडेड बाई दैट मच 20,000 55 लाख, 20 लाख 55,000, ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है 1.1 1.21 1.22 लगभग 1.22 के आसपास आ रहा है सर ना, इट विल बी लाइक 1.22 अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर दे सकते हैं 1.22 अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आस्क किया जाए। जनरली ऐसे लिखते हैं, आंसर शुड बी गिवन इन द होल नंबर, आंसर शुड बी गिवन इन द डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके लाइक दैट। तो 1.22 हो जाएगा सर हमारा आंसर यहाँ पे, ओके 1.22। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बिजनेसमैन हैज अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल टुडे फॉर फाइनेंसिंग पर्पजेज व्हिच आर टेलर मेड फॉर एसएमईज, स्टार्टअप, रियलिटी सेक्टर्स एट्सेट्रा सच एज। मतलब बोल रहे हैं कि आज के ज़माने में अगर बिजनेसमैन चाहता है फाइनेंस, पैसे चाहिए, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे कोई स्पेशलाइज सेक्टर हो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है, कंबाइंड लेवरेज के लिए DFL इंटू DOL होता है, ओके। तो ऐसे में पूछ रहे हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। क्राउड फंडिंग से पैसा जुगाड़ा जा सकता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग से पैसा कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड से, वेंचर कैपिटल फंड से। तो इसमें किस किस तरीके से आप जो है फाइनेंस अवेलेबल करवा सकते हैं। तो बहुत आसान सा है सर, ये सारे के सारे मॉडर्न तरीके हैं जिनसे आप जो है फंड अरेंज कर सकते हैं, ओके। सो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्राउड फंडिंग से भी पैसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फाइनेंस फंड से, पीयर टू पीयर से भी, वेंचर कैपिटल फंड से, सारे तरीके से आप पैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आजकल टेलर मेड, मतलब पहले से ही बने बनाए मेथड हैं, ओके, सब तैयार रखा हुआ है पैसा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो DOL होता है, DOL जो होता है, ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप की बात करता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला याद है आपको, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, है ना, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप होती है। तो कंट्रीब्यूशन EBIT, ठीक, D होगा सर, देखिए ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फार्मूला केवल याद रखिए तो इससे काम अपना बन जाएगा सर, D इज आवर आंसर हियर। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिटेल्स ऑफ अ फर्म इज गिवन हियर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करिए। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा लेक्चर जो है इन्हीं 3 के बीच में पड़ा हुआ है।
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, DFL, if you know the formula it can be done. तो सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू EBIT अपन EBT, राइट? ये होता है सर। अब हमें EBIT चाहिए, तो सर EBIT कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो भाई हमने कितने का बेचा है माइनस हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है और फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है, बस यही करना होता है। बेचा हमने कितने का सर? 25 लाख रुपीज़ का, माइनस हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला करके 15 और प्लस 4 19 लाख लग गए हैं, ठीक है। 25 लाख में से 19 लाख घटाएंगे खर्चा हमारा, तो 6 लाख रुपए बचेगा मेरे ख्याल से। नो, हाँ ठीक, 6 लाख रुपए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 6 लाख। अब आता है सर आई अगर निकाल दें तो EBT बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। आई कितना है हमारा? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये का हम इंटरेस्ट साल भर में पे कर रहे हैं, कर्जे पर ही इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। 45,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो 5,55,000 बराबर है। तो ये हो जाएगा EBIT हमारा कितना था सर? 6 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 5,55,000 रुपीज़। सॉल्व करिएगा 1.08 इज आंसर हियर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके, तो घबराए नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बहुत सारा समझ में आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका नॉन फाइनेंशियल है, मतलब जिसका प्रभाव जो है फाइनेंस पर नहीं पड़ने वाला है, नॉन फाइनेंशियल है? इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हेंसमेंट ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू, रिडक्शन इन द कॉस्ट, आउटसोर्सिंग एन एक्टिविटी। EBT के लिए सर देखो ना, ऐसे EBIT होता है, अगर इसमें से आई घटाना है, आई हटाना है तो घटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो EBT बचेगा सर ना। अगर आई जोड़ दीजिएगा तो डबल आई नहीं हो जाएगा, EBIT हो जाएगा, ओके। सो वी विल रिड्यूस इट, आई हम इसमें से निकाल देंगे तो EBT पा जाएंगे। सर ये IIBF के पूछे हुए क्वेश्चन है सर, विश्वास करिए सर, आएंगे सर। तो सर देखो, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन आपको लगता है कि जो है मतलब डिसीजन मेकिंग में जो है प्रॉब्लम करेगा? मुझे नहीं लगता है ना। फाइनेंस से क्या लेना देना है? तो इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डिसीजन ले रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस कितनी निकल रही, अभी तो फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए प्रॉब्लम करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज इन एनी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ CVP एनालिसिस, यानी कॉस्ट वैल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस। कॉस्ट वैल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस के किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंजेज होते हैं तो दिस में रिजल्ट इन चेंजिंग द डॉट डॉट, तो इसका असर क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा? तो अगर कॉस्ट या वैल्यूम या प्राइस में से कोई भी एक फैक्टर चेंज होता है तो इसका असर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर पड़ेगा, पे बैक पीरियड पर पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पड़ेगा। तो सर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं पड़ता है, बाकी तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं यहाँ पर, 1, 2 और 4। ब्रेक इवन पॉइंट प्रभावित होगा, पे बैक पीरियड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं, ओके। ये होता है टू एम्फेसाइज द पॉइंट दैट कॉस्ट वैल्यूम एंड प्राइस रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक पीरियड यहाँ से आ गया, ये प्रभावित होगा, ये फैक्टर प्रभावित करते हैं प्रॉफिट को, ब्रेक इवन पॉइंट को, पे बैक पीरियड को, एंड अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें देखिए सर, भरोसा रखिए, पढ़िए,
एक केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 18 के लिए हमारे पास। फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ फर्म ए बी एंड सी फॉर ईयर 2020-21 इज गिवन। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। सेल्स फर्म ए के लिए वेरिएबल कॉस्ट, ये सेल है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। EBIT DA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। DA होता है सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 4 लाख रुपए का। टैक्स कितना पे कर रहे हैं? 2.4 लाख का। इतना सारा डेटा फ्रेंड्स हमको दे रखा है इन्होंने, ठीक है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, EBIT DA, इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड टैक्स, 3 फर्म्स के लिए दिया हुआ है। सवाल हमसे पूछे गए हैं, हियर इट इज। पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि भाई बताओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज फर्म ए की कितनी है? DFL फर्म ए की डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फिर उसका क्वेश्चन है कि एमंगेस्ट द 3 फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है। फिर सेम तरीके से यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है। फिर तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज रखता है। यही सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, तो वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो हियर विद द डेटा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालने हैं सर तीनों फर्म के। पहले तो ए का निकालिए, आंसर करिए, एंड देन हम बाकी फर्म का भी कंपेयर करें, क्योंकि पूछा है किसका सबसे ज़्यादा है, लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का। क्या होता है सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला? ये सर एग्जाम में आई हुई केस स्टडी है, लगभग मतलब पैटर्न यही है। ठीक है, EBIT अपान EBT होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें EBIT चाहिए। कैसे मिलेगा सर? मान लेते हैं फर्म ए के लिए हम निकालें EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो हमको क्या दे रखा है इन्होंने, EBIT DA दिया हुआ है। EBIT DA दिया हुआ है सर, तो हमको मुक्ति किससे लेनी पड़ेगी? पहले DA से, तभी तो हमारा जो है EBIT, जब DA हट जाएगा यहाँ से तो EBIT बचेगा, बराबर है। तो EBIT DA यानी कि हमारा 15 लाख, इसमें से अगर हम 15 लाख में से DA डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन घटा दें, तो ये 3 लाख घटा दें तो हमारा 12 लाख आ जाएगा। तो सर EBIT हमारा आ गया 12 लाख का। अब हमें EBIT में से EBT भी चाहिए। तो EBT कैसे मिलेगा? अगर हम I घटा दें, इंटरेस्ट घटा दें, EBIT में से हम इंटरेस्ट घटा दें तो हमें EBT मिल जाएगा, बराबर है। तो हमारा EBIT कितना है सर? अभी 12 लाख आया था, उसमें से इंटरेस्ट कितना दिया हमने? दिया होगा यहीं पर, इंटरेस्ट 4 लाख का पे किया है, तो 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो 8 लाख रुपए हमारा EBT आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो क्या फार्मूला था? EBIT अपान EBT। तो 12 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इक्वल टू 1.5 आ जाएगा शायद, है ना? कितना आ जाएगा सर? 1.5 आ जाएगा, 1.5। सेम पैटर्न पर हर एक फर्म के लिए निकाल सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन में हमारे काम क्या था? 15 में से हमने घटाया था 3, तो बचे थे कितने? 12, और उस 12 में से फिर हमने इंटरेस्ट घटाया था 4, तो बचा था 8, ठीक है। उसी पैटर्न पर हम इसमें जाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 17 में से 3 घटाएंगे 14 आ जाएगा, और 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा हमारा 1.4 बी फर्म के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 20 में से DA घटा देंगे तो आ जाएगा 16 लाख, और 16 में से फिर 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 लाख। तो 16 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1.6 आ जाएगा, ठीक। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज तीनों फर्म की मिल गई। ए की 1.5 है, बी की 1.4 है, सी की 1.6 है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है? सी की है। किसकी सबसे कम है? बी फर्म की है। ओके, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हो सर, कोई कठिनाई नहीं है, बस घुमाया गया है सर आपको, ठीक है। व्हिच हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो फर्म सी होगा हमारा आंसर, राइट। फर्म सी का 1.6 आया था हमारा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहे हैं फर्म ए का। अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज अब सबके लिए कैलकुलेट करनी है हमें।
तो DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT मेरे ख्याल से, है ना। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सब कुछ चिपकाया हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ना तो इंटरेस्ट दिया है, ना टैक्स दिया है, ना डेप्रिसिएशन लगाया, ना अमोर्टाइजेशन लगाया है। डेप्रिसिएशन आपके फिजिकल एसेट पर लगता है, सेम वही चीज़ अमोर्टाइजेशन आपके नॉन फिजिकल एसेट्स पर यानी इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। ओके, जो चीज़ें कॉपीराइट वगैरह होती हैं उन पर अमोर्टाइजेशन किया जाता है, और जो चीज़ें जैसे मशीनरी वगैरह उस पर डिप्रिसिएशन किया जाता है। तो EBITDA। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? अगेन वही सेल कितना किया माइनस जो है हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखी है डिवाइडेड बाई EBIT निकालना है, तो जितना कंट्रीब्यूशन आया उसमें से फिक्स कॉस्ट हटा दीजिए, बस इतना ही तो फंडा है। सेल कितने का किया है हमने? सर मान लेते पहली फर्म है तो 50 लाख की बेचा है और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख की है, तो आ गया सर 20 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई हमारा जो है सी बोले तो कंट्रीब्यूशन, यानी 20 लाख रुपए जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी निकल गई सर? फिक्स कॉस्ट तो पता ही नहीं सर, तो कैसे निकलेगा? ये तो गड़बड़ हो गई सर। तो सर दूसरा, अब हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता है तो हम सर क्या करेंगे सर? दूसरा तरीका अपनाएंगे, और क्या भाई, हमें EBITDA दिया हुआ है माइनस DA घटा देंगे उसमें से, और क्या, बराबर है EBIT आ जाएगा। कोई बात नहीं सर, तो EBITDA में से DA घटा देंगे, तो EBITDA कितना दिया है सर? ये यहाँ पर 15 लाख रुपए दिया हुआ है तो हमने 15 लाख लिख दिया, और माइनस डिप्रिशिएशन वाला 3 लाख रुपए यहाँ लिख दिया, तो हमारा आ गया 12 लाख का। 20/12 हो गया या 10/6 हो गया, डिवाइड कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा सर कितना? 1.67 आ रहा है, तो 1.67 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला सर? पहले ही वैल्यू निकालने के लिए इनको आपस में घटाया है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो इन्हीं को घटा करके निकल आएगी। ठीक है, तो हमारा जैसे इसमें 20 आया था, इसमें कितना आ जाएगा सर? 24 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा सर? 32 मेरे ख्याल से, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरी वैल्यू कैसे निकली है? EBITDA में से DA घटा करके, यानी इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके, तो 17 में से 3 अपन घटाएंगे 14 आ जाएगा, और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से 2 पहुंच रहा है, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सर। ये 20 ये कितना था हमारा? 12, तो 1.67 आया था, 1.67, ये कितना आ गया सर? 1.71, और वो 2 आ गया। ठीक है सर, तो अब किसका हाईएस्ट है अगर पूछता है तो फर्म सी का हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप फंडा क्लियर कर लीजिए, जैसे मैंने ये टेक्निक लगाई कि कौन सी वैल्यू किससे घट रही, वही ध्यान करके बस फटाफट कैलकुलेट कर लीजिएगा, बार बार वो फार्मूला लिखना, पूरी कहानी नहीं करने की जरूरत, पर ध्यान रखिएगा गलत ना करिएगा। ओके, तो पहली फर्म का 1.67, दूसरी का 1.71 और तीसरी का 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? डिग्री ऑफ ये फर्म ए का 1.67, सो आवर आंसर इज डी हियर। और इनमें से किसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है? तो मेरे ख्याल से इसमें भी फर्म सी ही विनर है। ओके, फर्म सी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज ऑफ फर्म ए का कंबाइंड लेवरेज पूछा है इन्होंने, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। फर्म ए का, अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। कितना आया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? कितना आया था? अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, मेरे ख्याल से एक का 1.67 आया था, और एक में कितना आया था? 1.5 आया था आई थिंक, पहले वाले में ना 1.5। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर मेरे ख्याल से। तो ये सर लगभग 2.5 आ जाएगा। ठीक है सर, 2.5 आ जाएगा अपना। ओके, तो बस सर ये केस स्टडी अपनी निपट गई। ठीक है, मैंने आपको डिटेल समझा दी हैं। अब देखिए फिर से वही अगेन क्वेश्चन घूम टहल करके, मतलब इस बार कुछ और है ना, सेम वही बात है। आसान सा है, फटाक से आंसर करिए, आगे बढ़ेंगे। इसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि कई क्वेश्चन हो गए अब तक।
अब बिल्कुल क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते सर, C/EBT से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं सर, बस आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, मिल जाएगी तो कर लीजिएगा। दोनों मेथड हैं सर, चाहे आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए फार्मूले से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला क्या होता है, EB नहीं आई थिंक कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT है ना। कंट्रीब्यूशन कितना बेचा है 40 लाख का, उसमें से वेरिएबल कास्ट कितनी है 25 लाख 15 लाख, तो बचा 25 लाख रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। 25 लाख में से फिक्स कास्ट घटा दीजिए, वो हमारा जो है EBIT हो जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1.25 है ना, ए हो जाएगा सर ना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 25 और 20 1.25। ओके, आइडेंटिफाई द रेशियो शोन बिलो व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। इनमें से कौन से रेशियो हैं जो फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो सर ये इसमें जो है डेट टू लायबिलिटी रेशियो नहीं होता, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डू पॉन्ट एनालिसिस, डेट टू EBITD ये रेशियो, ठीक है। सो डी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। तो हम इंपॉर्टेंट कॉमन मेथड जिससे हम ये कर सकते हैं वो है डेट टू एसेट रेशियो, तो टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी, उसके बाद में डेट टू EBITDA, तो टोटल डेट डिवाइड बाई EBITDA हो जाएगा। फिर एक डू पॉइंट एनालिसिस या इसी को यूजेज द इक्विटी मल्टीप्लायर एज मेजर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है, टोटल एसेट डिवाइड बाई टोटल इक्विटी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे हम फाइनेंशियल लेवरेज को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन US इज 3%, इन इंडिया इट इज 9%, स्पॉट रेट डॉलर का 83 रुपीज़ है, तो सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट डॉलर का ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ABFM में है। यानी आज 83 रुपये का डॉलर बिक रहा है, इंडिया में 9% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अमेरिका में 3% का चल रहा है, तो एक साल सेकेंड ईयर में USD का रेट क्या होने वाला है, ठीक। हम पढ़ते हैं ना कि डॉलर मतलब जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दो करेंसी का होता है उसी से फॉरवर्ड रेट डिसाइड होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सर इसका फार्मूला होता है, स्पॉट रेट आपको पता होना चाहिए इंटू 1+R अपान 1+R टू दी पावर n। लेकिन सवाल ये है कि R कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे रहता है। तो R इंडिया वाला ऊपर रखते हैं और US वाला नीचे रख देते हैं। स्पॉट रेट कितना है सर, 83 रुपीज़ का हमारा, 83 रुपये का स्पॉट रेट है। 1+R इंडिया वाला कितना है, इंडिया में 9% तो 0.09 हो जाएगा, US में 0.03 हो जाएगा, कि पावर 2 क्यों, क्योंकि सेकेंड ईयर का पूछ रहा है, थर्ड ईयर का पूछता तो पावर 3 हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो 83 इंटू 1.09 अपान 1.03 की पावर 2 कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा 93 के आसपास में आंसर आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए आप फटाफट। ऐसा क्वेश्चन BFM में पूछा गया था मेरे ख्याल से। इंटरेस्ट रेट पर बहुत कम पूछते हैं फिलहाल, जितना मैंने BFM में देखा है ऐसा क्वेश्चन मुश्किल ही है, बट ठीक है, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। बस फार्मूला याद रखिए कि भाई हमें स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई करना है 1+R दोनों में ही, ठीक है, की पावर n कितना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसी हिसाब से। R ऊपर में हमारे देश का और नीचे में US का रखते हैं। बस ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो यू कैन गेट द आंसर ईजिली, ठीक। ये पूरा कैलकुलेशन सीट है। आप भी सोच रहे हैं सर कहाँ फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सर इस बार जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा बात हटाई गई है। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला याद है आपको? अभी एक क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, आपको याद होगा अगर। ये है, देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस से। कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ठीक, तो पहला हमें चाहिए EBIT, दूसरा चाहिए इंटरेस्ट पे कितना खर्चा किया है। EBIT कैसे निकलेगा सर? भाई देखो, कितना बेचा है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है और प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है, डिवाइड बाई इंटरेस्ट पर कितना खर्चा हुआ है। बेचा कितने का है सर? हमने 25 लाख रुपए का, माइनस हमारा वेरिएबल कॉस्ट 40% है। 25 लाख का 40% कितना हो जाएगा सर? 10 लाख मेरे ख्याल से, और प्लस फिक्स कॉस्ट 9 लाख रुपए की है, तो 10 9 19 6 लाख रुपए हमारा आ गया। EBIT 6 लाख रुपए हो गया, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट कितना पे किया है? 8 लाख पर 9%, 72,000 रुपये। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 72,000 कितना आ जाएगा सर? ये कितना आ रहा है? 8.33। ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं वही मान लेता हूँ। सर सवाल ये है कि इक्विटी का क्या करेंगे सर? इक्विटी पर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए, इंटरेस्ट पर कितना खर्चा हो, कितना ब्याज पे किया। हम इक्विटी पर ब्याज पे ही नहीं करते, तो ठीक है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, इक्विटी पर हम कोई ब्याज नहीं पे करते सर, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। ओके, थोड़ा तेज़ी से निपटाया जाए, अभी भी क्वेश्चंस रह जाते हैं न्यूमेरिकल बहुत, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, 8.33 ये लीजिए। एक और, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं, आए हैं, पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्या है? अ कंपनी ए इन इंडिया ऑफ इंडिया इज इवेल्युएटिंग ए प्रोजेक्ट इन यूके। इंडिया की कंपनी यूके में एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है। रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन यूके एंड इंडिया आर 6% एंड 9%। ठीक है, यूके में 6% है, इंडिया में 9% रिस्क फ्री वाला। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो है कंपनी को 11% इंडिया में चाहिए, तो यूके में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होगा जो कंपनी को एक्सेप्टेबल हो? ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले देखिए 2 रेट दिए हुए हैं, एक तो हमारा यूके हो गया और एक इंडिया हो गया। ठीक, हम लिखते हैं यूके में पहला रेट क्या दिया हुआ है? रिस्क फ्री, तो RF यूके का कितना है? 6% है, ये लिख लीजिए। और रिस्क फ्री जो है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में कितना है? 9%, ये लिख लीजिए। फिर क्या दिया हुआ है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन इंडिया, तो RA रिस्क एडजस्टेड दिया हुआ है आपका रेट जो है कितना? 11% का। और हमसे पूछ रहा है कि रिस्क एडजस्टेड रेट कितना होगा यूके के लिए। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू ज़्यादा दे रखी है उसमें हम फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला होता है सर? 1 + RA इक्वल टू 1 + RF इंटू 1 + RP रिस्क प्रीमियम, ये इसका फार्मूला होता है सर। ओके, तो अगर हम ये देखें तो 1 + RA हमारा 11% है, तो 1 + 0.11 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 + RF रिस्क फ्री कितना है? 1.09 हो जाएगा, इंटू 1 + RP रिस्क प्रीमियम। हमें RP के बारे में नहीं पता, वही हम पता करने वाले हैं। तो 1 + RP कितना हो जाएगा सर? 1 + RP कितना हो जाएगा? 1.11 डिवाइडेड बाई 1.09 इक्वल टू, कैलकुलेट करिएगा इसको, कितना आ रहा है देखिए। तो 1 + RP इक्वल टू हो जाएगा सर 1.0183, लगभग इतना आ जा रहा है हमारा 1 + RP। ठीक, अब एक बार 1 + RP पता कर लिया तो सेम फार्मूला, यही फार्मूला अब यूके के लिए लगाइए। तो 1 + RA इक्वल टू 1 + रिस्क फ्री इंटू 1 + RP रिस्क प्रीमियम। ठीक है, RP वही वाला यूज कर लेंगे,
तो हमें क्या पता करना है, आर ए पता करना है। ये है हमारे पास 1 प्लस आर एफ रिस्क फ्री कितना है सर, यहाँ पर यूके के लिए 0.06 है, यहाँ रख दिया। और 1 प्लस आर पी अभी हमने कैलकुलेट किया 1.0183, ठीक है। तो ये 1.06 हो जाएगा इंटू 1.0183 हो जाएगा। 1 प्लस आर ए इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए इसको सर, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। 1.06 इंटू 1.0183 इक्वल टू, ये सर 1 प्लस आर ए इक्वल टू आ जा रहा है 1.079398, लगभग इतना। अब हम क्या करेंगे, आर ए इक्वल टू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा इसमें से, तो आर ए इक्वल टू 0.07939। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, है ना, 7.939 आ जाएगा, या 7.4% के आसपास ये आ जाता है सर, ठीक है। 7.94 के आसपास में हमारा 7.94 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा सर, ओके। ये सारा का सारा क्वेश्चन सर हम मॉड्यूल बी से ही कर रहे हैं, ओके। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 26 तक है, मेरे ख्याल से शायद लास्ट क्वेश्चन भी होंगे केस स्टडी नंबर। तो इसमें क्या है, ए एक्सिस लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट अ सम ऑफ 6.5 लाख रुपए, ठीक है। तो एक्सिस जो एक लिमिटेड कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट में 6.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसका लाइफ स्पैन 3 साल का है, और बाद में मशीनों की जो साल्वेज वैल्यू बचेगी वो 50,000 रुपये की बचेगी। और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हर साल का कितना है, 4 लाख रुपए का है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, ARR कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन तीनों तरीकों से। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बाय यूजिंग एनुअल मेथड, फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग टोटल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, इन तीनों तरीकों से हमें कैलकुलेशन करनी है सर, ओके। तो आप लोग कैलकुलेट करिए। ये सारे न्यूमेरिकल फ्रेंड्स इसके जैसे न्यूमेरिकल, या यही न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा रखे हैं। तो देखिए हमको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है सर, फॉर ईच ईयर इज 4 लाख। तो हमने 4 लाख लिख दिया, अगले साल भी 4 लाख, अगले साल भी 4 लाख। क्यों 3 साल क्यों लिखा, क्योंकि लाइफ स्पैन 3 ईयर की है, ओके। अब उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो हमें डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए। जब इसमें से घटाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकलेगा, बराबर बात है। तो हमें अब डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, देखो प्रोजेक्ट में 6.5 लाख रुपए लग रहे हैं, 50,000 रुपये साल्वेज वैल्यू बचेगी, तो कुल मिलाकर के 6.5 लाख में से 50,000 घटाएंगे तो 6 लाख रुपए बचेंगे। और वो 3 साल में आप डिवाइड करेंगे तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे भाई, 6,50,000 रुपीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपये मशीन की भंगार वैल्यू रह रही है, तो कितना रुपए हो गया, 6 लाख रुपए हमारे पास में टोटल हैं जो डेप्रिसिएट होंगे। कितने वर्षों में होंगे सर, 3 साल में। क्यों, क्योंकि जो अवधि है 3 साल की है, इसलिए हर साल 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 लाख का डेप्रिसिएशन होगा तो 4 लाख का बिफोर डेप्रिसिएशन, 2 लाख का डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल का 2 ही लाख रुपए हमारा बनता है, ठीक। उसके बाद में हमारी इन्वेस्टमेंट में बिगिनिंग और एंड होता है। बिगिनिंग में क्या वैल्यू है और एंड ऑफ द ईयर क्या वैल्यू है, ये चीज़ हमें देखनी होगी, ठीक है। अब बिगनिंग में कितना है, शुरुआत जब हम करे हैं तो 6.5 लाख रुपए से शुरुआत हमने करी थी भाई। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कितना था, 6.5 लाख रुपए का। एंड में कितना बचा भाई, 2 लाख रुपए डेप्रिसिएट हो गया इन्वेस्टमेंट में से, ये 2 लाख डेप्रिसिएट हो गया, तो कितना बचा सर, 4.5 लाख रुपए बचे, बराबर है। अब अगले साल शुरुआत में कितना बचेगा, यही 4.5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा अगले साल के लिए, फिर 2 लाख रुपए डेप्रिसिएट हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा, 2.5 लाख रुपए बचेंगे। फिर अगले साल अब 2.5 लाख जो बचा है उसी से शुरुआत होगी, 2.5 लाख से, और फिर 2 लाख डेप्रिसिएट हो जाएगा। नाउ वी विल गेट 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी निकल करके आ गई। अब इन्हीं के आधार पर फ्रेंड्स जो है हमें कैलकुलेशन करनी है, कौन सा, ARR, इनके आधार पर निकल जाता है। ARR कितना होता है,
तो एनुअल मेथड जो होता है उसमें ARR निकलता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्या होता है सर? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो ऐसे में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारा 3 वर्षों का अलग अलग निकलेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पहले साल कितना है हमारा, ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 2 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 6.5 लाख की। दूसरे साल में कितना निकल आएगा, इसी तरीके से हम फर्स्ट ईयर का ये निकल आएगा, सेकेंड ईयर का कितना निकल आएगा सर, अगेन प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 2 लाख और हमारा बिगनिंग में वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है 4.5 लाख रुपए की। थर्ड ईयर में कितना निकल आएगा सर, सेम वही प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये आपका 2 लाख रुपए और डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग अब 2.5 लाख रुपए है। अब कब पूछ रहा है सर कि थर्ड ईयर के लिए बता दीजिए, तो थर्ड ईयर के लिए यही वाला हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा सर 80%। बहुत बढ़िया, जिसने भी कैलकुलेट किया भाई वेरी गुड डन, वेरी वेल। ठीक है, तो ये अगर जिस ईयर के लिए पूछेगा सर एनुअल मेथड से, उस ईयर के लिए अगर इसके लिए पूछे फर्स्ट ईयर के लिए तो ये कैलकुलेशन, सेकंड ईयर के लिए ये कैलकुलेशन, थर्ड ईयर के लिए वो कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सर कौन सा मेथड है, एनुअल मेथड। अब एक और 3 मेथड होते हैं सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने, ये पहला मेथड मैंने आपको बताया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, मैं आगे नहीं ले जा रहा हूँ, इस स्क्रीन को पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से दूसरा है सर टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से, यानी यहाँ पर एनुअल मेथड की जगह पे टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से निकालना है अब। लेकिन यहाँ थर्ड ईयर वर्ड ईयर नहीं रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है। उसका फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका सर, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज आपका एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इसको करते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, शुरुआत में हमने कितना इन्वेस्ट किया। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है, तो भाई हमारा हर साल का प्रॉफिट ये दिया हुआ है, तो हम जोड़ करके इसको एवरेज निकाल सकते हैं। तो 2 ही आएगा राइट, 2 लाख फिर 2 लाख फिर 2 लाख डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2, तो 2 लाख रुपए हो गया डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कितनी करी है हमने सर, एकदम शुरू में 6.5 लाख रुपए लगाए हैं, कितना 6.5 लाख लिख सकते हैं। हमने 2 लाख लिखा और 6.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग 6.5 लाख। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कैलकुलेट कर लीजिए 30.77 है ना, 30.77। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से पूछे। और अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड से पूछ ले, यहीं पर सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड से पूछेगा तो क्या होगा सर, तो फिर वही मतलब हमें क्या करना होगा, एवरेज ले लेना होगा, हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे हमने यहाँ क्या किया था याद करिए, यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऊपर रखा था, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट लिया था, है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर के एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि हमने औसतन कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट अगेन वही 2-2 लाख जोड़ करके 2 लाख आ जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे सर, तो उसके लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था हमने 6.5 लाख रुपए और लास्ट में कितना है हमारा 50,000 रुपये, है ना। तो 6.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई अपन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 लाख। तो यहाँ पर 3.5 लाख कर देते हैं। जब आप कैलकुलेट करिएगा 57.14 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर 57.14 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है सर, तो 30 पॉइंट समथिंग आया था, देखिए जो मैंने आपको समझाया है, मैं अभी एक बार फिर से इसको दिखा करके एक्सप्लेन करता हूँ। 30.7 से बनाया था ना टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड से, और जब आप इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट तो 50
7.14 आया था हमारा, है ना, 57.14 आया था। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, देख लीजिए। ये चीज़ मैंने जो आपको टेबल बताई थी वो यही है भाई कि हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया था कि हर ईच ईयर का 4 लाख है। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 2 लाख रुपए का। कैसे हुआ 2 लाख रुपए, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली 6.5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे और लास्ट में भंगार की वैल्यू 50,000 रुपये है। तो कितना वैल्यू डिप्रिशिएट होगी सर, 6 लाख रुपए, और वो कितने वर्षों में होगी, 3 साल में। तो इसलिए हर साल कितना डिप्रिसिएशन होगा, 2 लाख रुपए। वही 2 लाख डिप्रिसिएशन के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन निकल करके आएगा। वो सारे केस में 2-2 लाख रुपए निकल करके आ गया। फिर यहाँ आए, हमने शुरुआत में 6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से 2 लाख रुपए घट गए। क्यों 2 लाख, ये वाले 2 लाख घटे हैं सर कि ये वाले 2 लाख? सर डिप्रिसिएशन हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएट हो रहा है। अगर यहाँ 1 लाख होता और यहाँ 2 लाख होता तो हम यहाँ पर 1 ही लाख घटाते, है ना, यहाँ 5.5 लाख आ जाता। ओके, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पर घट रहा है। तो 6.5 लाख रुपए शुरुआत में था, 2 लाख रुपए मशीन की वैल्यू घट गई, तो अब बचा 4.5 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख से शुरू करेंगे, 2 लाख रुपए फिर डिप्रिशिएट हो जाएंगे तो बचेगा 2.5 लाख रुपए। फिर ये 2.5 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे और लास्ट में वही भंगार वाली वैल्यू हमारी 50,000 रुपये की। सर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यस, एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अगर ये टेबल आपकी प्रिपेयर्ड है, देन एनुअल मेथड, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन हर एक केस में फ्रेंड 2-2 लाख रुपए है। हियर इट इज 2-2 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग कितना है, ये वाली वैल्यू हम उठा लेंगे। तो ये जो है एनुअल मेथड के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें। किस मेथड के हिसाब से, एनुअल मेथड के हिसाब से। ये एनुअल मेथड फॉर थर्ड ईयर। अब यहाँ क्या है, हर साल के लिए, ईच ईयर के लिए अलग आता है। तो थर्ड ईयर के लिए पूछा है तो थर्ड ईयर का 80% आएगा। उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या चेंज आ जाता है सर, हमें चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट में एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हर साल 2 साल, ईच ईयर वी हैव अर्न 2 लाख डिवाइडेड बाई 3, जो डाला डिवाइड किया 3 से, तो ये आपका सर 2 ही लाख आ जाएगा डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने शुरुआत में 6.5 लाख लगाया था, तो 30.77 आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद में फिर आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड यहाँ क्या था सर, यहाँ था सर टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड। टोटल कितना इन्वेस्ट किया है वो 6.5, और यहाँ क्या है सर एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, यानी कि हमें औसत चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। तो क्या चेंज आता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट वही का वही रहा, एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, शुरुआत में हमने 6.5 लाख इन्वेस्ट किया, लास्ट में हमारा 50,000 बचा, डिवाइडेड बाई 2 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये आ जाता है सर। ठीक, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है 3.5 लाख का। बस यहीं पर ही सर क्लास ख़त्म हो जाती है। अब अगर आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। सर बिल्कुल इतना लेंदी भी आता है, इतना सरल भी आता है, सब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं सर, हर तरीके के। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा सर, अब यहाँ पर तो आंसर देना संभव नहीं मेरे लिए। कल मैं आपको रिप्लाई करता हूँ सर। ओके, आप क्लास ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको BRBL की क्लास में मिलता हूँ जो कि 9:30 पर है। मिलेंगे सर क्वेश्चन इसमें से आपको एग्ज़ाम में। ओके, सो मतलब मैं नहीं कहता कि कौन सा मिल जाएगा, बट यू विल सी दैट क्वेश्चंस आर देयर। ओके, मे बी कि आपको ये वाला मिल जाए, है ना, ये वाला मिल जाए, कोई भी वहाँ पर मिल सकता है। अब इस मॉड्यूल में देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं सर, तो क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं भी अब कोशिश करूँगा कि हम जो है अब अगली क्लास में मिलते हैं आपसे BRBL में। थैंक यू एंड गुड नाइट। पास क्यों नहीं होंगे, अगर इसमें नहीं पास होंगे तो किस में पास होंगे, है ना। देखिए चैप्टर कोई भी मत छोड़िए प्लीज़, जो है ना, लेकिन यह है कि जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।